बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने आज केमिस्ट्री पार्ट 1 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है आयन के बारे में। और ये केमिस्ट्री की जो मुकम्मल बुक है, इसके मुकम्मल लेक्चर A+Info इस चैनल के ऊपर आपको डेली ये लेक्चर मिला करेंगे। आज इंशाल्लाह हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आयन और इसकी टाइप्स के बारे में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयन है क्या, आयन किस तरह से बनता है, आयन की डेफिनेशन की बात करेंगे और इसकी दो टाइप पढ़ेंगे सिर्फ, केटायन और एनायन। पॉली एटॉमिक आयन की जो वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिलेगी। तो बच्चे, आयन है क्या? आयन आयनिक कंपाउंड का एक छोटा सा जर्रा है। और जो आयन ऐसी चीज है कि वो कुछ चार्ज बियर करता है और आज़ादाना नहीं रह सकता। सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन पे आ जाओ। ये मेरे पास आयन की डेफिनेशन है। अ केमिकल स्पीशीज विच कैरीज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। कोई केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसको हम आयन बोलेंगे। आयन की एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। Na पॉजिटिव, भाई आयन बनेगा कैसे? जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, उस न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से आयन बनेगा। उस न्यूट्रल एटम को आप पेरेंट एटम भी बोल सकते हो। इधर देखिए बच्चे, ये सोडियम का एक एटम था। इसके वैलेंस शेल में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम पॉजिटिव बन गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। ये हमारे पास आयन की एग्जांपल है। और दूसरी तरफ अगर आ जाए हैलोजन की तरफ, तो आपको पता है क्लोरीन ये हैलोजन की फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन जब क्लोरीन के एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को जो गेन किया तो चार्ज नेगेटिव का। ऑक्सीजन एक एटम था, 2 इलेक्ट्रॉन लेने से 2 नेगेटिव आयन बन गया। और नाइट्रोजन एक आयन है, 3 नेगेटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज जाहिर होगा। टाइप्स ऑफ आयन। आयन की दो टाइप डिस्कस करेंगे, केटायन और एनायन। सबसे पहले आपको बता दूं कि एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर हम बात करेंगे कि केटायन को केटायन क्यों बोलते हैं, एनायन को एनायन क्यों बोलते हैं। बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 10 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। वहां पे हम दो तरह के सेल पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो तरह के सेल हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और गैल्वानिक या वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम बनाते हैं तो हम इस तरह से करते हैं कि एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड मेटल के, हम मेटल के इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड वो चीज जिसके अंदर से करंट पास कर जाए, मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उनको बैटरी से जोड़ देंगे। आपको पता है बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी का वो टर्मिनल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसको आप जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करोगे उसे आपने एनोड बोलना है। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करोगे उसे आपने कैथोड बोलना है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगर आप देखो, फर्ज करें कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और अगर इसको तोड़ा जाए इसके आयंस में, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। Na पॉजिटिव आप देखेंगे कि कैथोड के ऊपर जाएगा इस सेल के अंदर, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव ने हमेशा नेगेटिव की तरफ जाना है। क्लोराइड आयन जो बनेगा वो हमेशा आपको एनोड के ऊपर मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इस वजह से ये एनोड पे आ रहा है, इसे हम केटायन बोलेंगे क्लोराइड आयन को। और सोडियम पॉजिटिव, जो सोडियम
जब आयन पॉजिटिव बने इसको हम कैटायन बोलेंगे क्योंकि ये कैथोड पे प्रेजेंट है। और हमेशा याद रखना बच्चों, एनोड और कैथोड की पहचान, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो इसमें तो बैटरी अटैच करते हैं, लेकिन गैल्वानिक या वोल्टिक सेल में ये कंसेप्ट आप पढ़ोगे तो परेशानी होना, याद सिर्फ इस तरह से रखना है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होनी है। उसके बाद हम आयन की पहली टाइप की बात करते हैं भाई, कैटायन। आयन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। आयन की वो टाइप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए उसे हम कैटायन बोलते हैं। हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव आयन है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है। तो बच्चे ये आयन किस तरह से बनता है? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन आर फॉर्म, कैटायन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो आपका एटम लूज कर रहा है। बुक के मुताबिक फर्ज करें एक कोई एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज जाहिर हो रहा है पॉजिटिव। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन में आप सोडियम का एक एटम ले लो, सोडियम का अगर आप एक एटम ले रहे हैं तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना चाहते हैं तो भाई आपको एनर्जी भी लगाना पड़ेगी। जब सोडियम अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन, तो ये कैटायन है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन में आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा देते हो तो सोडियम आपने बच्चे ये जो हमारे पास कैटायन है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के लूज करने से बनेगा और इसके जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाहिर होता है। उसके बाद कैटायन फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? सवाल आएगा कि व्हाई कैटायन फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो भाई क्यों ऐसा है? याद रखना जितने भी प्रोसेस जिनके अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब होगी उनको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देते हैं। तो बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आपने अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो भाई आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी जिसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ज्यादातर हम ये बात करेंगे वैलेंस शेल की बात करेंगे, लेकिन हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन मुझे आपने यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि जब आपने किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है तो एनर्जी देना पड़ेगी। जब एनर्जी देना पड़े, एनर्जी अब्सॉर्ब हो तो वो सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। उसके बाद सोडियम है तो आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो आपको एनर्जी लगाना पड़ी डेल्टा H 496 किलो जूल पर मोल। उसके बाद नीचे मैग्नीशियम है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाया तो आपको एनर्जी लगाना पड़ी 738 किलो जूल पर मोल। उसके बाद मैग्नीशियम आयन बन गया, कैटायन बन गया। अब इससे आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, जिस तरह आप पढ़ते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर आप कहते हो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से। तो आपने बताना है कि जब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मैग्नीशियम जो एक इलेक्ट्रॉन जाने से कैटायन बन गया ना, अब आयन बन गया। अब इसका न्यूक्लियस होशियार होकर बैठ गया, भाई मेरा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दूंगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के जाने से एटम का साइज कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर की जो ग्रिप है, जो पकड़ है, वो मजबूत हो जाती है। अब आप मैग्नीशियम आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करवाना चाहते हो तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगी 1451 किलो जूल पर मोल, तो वो 738 से ज्यादा है, क्योंकि अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रॉन के जाने से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा हो जाती है। तो अट्रैक्शन ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा ही लगाना पड़ती है। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास थर्ड हेडिंग है वो ये है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कैटायन फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये सारे बच्चों को पता है इस चीज का कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। कैटायन, व्हाई कैटायन फॉर्मेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस?
cation formation is an oxidation process. cation formation oxidation process है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज रिमूव या लूज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास सोडियम का एक एटम था और हमने इस तरह से किया, हमें पता है सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और आखिरी वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमने यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करवाई है, मैंने यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाई है। देख ले पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम खुद चाहता है कि मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं और मेरा जो अंदर वाला शेल है, इनर शेल है, उसमें 8 पूरे हैं। तो भाई सोडियम, अगर आप सोडियम से ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करवाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। तो जब आप एनर्जी लगाओगे तो एनर्जी जब अब्जॉर्ब होगी तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि केटाइन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए। और दूसरी बात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है। उसके बाद बात करेगा कि व्हाई साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ये सोडियम एटम है, अभी इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। जब सोडियम का एक एटम होता है तो उसका अगर हम बात करें, उसके सोडियम के एटम के साइज की बात करें तो उसका रेडियस आ रहा है 186 पिकोमीटर। बच्चे 186 पिकोमीटर और एक इलेक्ट्रॉन के लूज करने से वो बन जाता है 95 पिकोमीटर। सवाल आपसे वो करेगा कि भाई साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जो आपके पास केटाइन बन रहा है उसका साइज पेरेंट एटम से क्यों छोटा होगा? ये इसे न्यूट्रल एटम भी बोल सकते हैं, पेरेंट एटम भी बोल सकते हैं। 186 से 95 पिकोमीटर क्यों हो जाएगा? भाई जब ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पहले सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए एक इलेक्ट्रॉन के जाने से। अब 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, वो 11 पॉजिटिव जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन है, वो 11 प्रोटॉन अब 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेंगे। जब ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो वो जो साइज है, जो रेडियस है, साइज डिक्रीज होगा। तो आपने बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की जो पकड़ है मजबूत हो जाती है। तो जब अट्रैक्शन बढ़ती जाती है तो बच्चे अट्रैक्शन जब जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ती जाती है चीज़ें करीब आती हैं तो एटम का साइज अट्रैक्शन की वजह से जो नया केटाइन बन रहा है, जो आयनिक रेडियाई आएगा वो कम आएगा क्योंकि अट्रैक्शन से वो शेल कंट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आपने ये बता देना कि पेरेंट एटम से जो केटाइन बन रहा है उसका साइज हमेशा छोटा होगा। उधर दूसरी तरफ अब हम आयन की एक टाइप पढ़ ली, इसमें आयन की डेफिनेशन, उसमें केटाइन की फॉर्मेशन और एंडोथर्मिक प्रोसेस और ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके बाद साइज की बात की कि केटाइन जो बनता है उसका अपने पेरेंट एटम से, न्यूट्रल एटम से साइज छोटा क्यों होता है। अब बच्चे किसी केटाइन जो आयन बन रहा है केटाइन, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? तो चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम। जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर देगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज आएगा। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम पॉजिटिव, हम 1 लिखते नहीं है, पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो बच्चे ये 2 प्रोसेस में होता है। हम पहले एनर्जी लगाते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, फिर और एनर्जी लगाते हैं, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 3 पॉजिटिव। चार्ज उतना ही आएगा किसी एटम के ऊपर या किसी जब एटम से आयन बनेगा जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप के ऊपर। दूसरी टाइप का नाम है एनाइन। आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। ऐसा बच्चे आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम एनाइन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है और नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव है, ये एनाइन है और नेगेटिव वाले चार्ज है इनके ऊपर, इसलिए हम इनको एनाइन बोलेंगे। ये बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। फिर से सुनिए बच्चे, आयन विच कैरी नेगेटिव चार्ज,
ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उस आयन को हम एनाइन बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, एनाइन बनता कैसे है? एनाइन आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी गेन कर सकता है, डिपेंड करता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चे फर्ज करें बी, जनरल से एग्जांपल है, जिस तरह बी एक एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव एनाइन बन गया। हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की, ये हैलोजन वाले ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बच्चे दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूं। हमारे पास ये क्लोरीन का एक एटम है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 7 है। अच्छा बच्चे, ये बनना कैसी है, केटायन बनना कैसे है, अब हम इसकी बात करेंगे। ये फर्ज करें हमारे पास क्लोरीन अभी एक एटम है, अभी न्यूट्रल है, क्योंकि एटम एक न्यूट्रल जर्रा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्लोरीन क्लोरीन नहीं रहेगा बल्कि क्लोराइड आयन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो जो गेन करते हैं वो एनाइन बनते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्या है बच्चे, याद रखना कि ये एक्सोथर्मिक सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन के लिए है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एक्सोथर्मिक है, दूसरा ऐड होगा तो इसने एंडोथर्मिक हो जाना है। आपको छठे चैप्टर में इसकी रीजन भी बताई जाएगी और थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता दूंगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एनाइन का बनना। सारे के सारे रिएक्शन, वो सारे के सारे प्रोसेस जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, उनको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो का मतलब बाहर, एनर्जी का रिलीज हो जाना, बाहर निकल जाना। बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बच्चे चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी का रिलीज होना एक्सोथर्मिक है और एनर्जी का गेन होना या एनर्जी का अब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक होता है। ये फ्लोरीन का एक एटम है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अब ये फ्लोराइड आयन बन गया, तो ये अब एनाइन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला है। तो बच्चे जब हम केटायन की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, जब केटायन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो जो सबसे पहले हमने फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहाँ पे मैंने बकायदा लिखा हुआ है यूनी नेगेटिव आयन के लिए एक्सो है, बाद में ये एंडोथर्मिक होगा। ये जब फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो फ्लोराइड आयन बन गया, अब ये एनाइन है। एनर्जी कितनी निकली, जब एनर्जी आपके सिस्टम से रिलीज होती है तो हमेशा साइन नेगेटिव का आता है, -337 किलोजूल पर मोल। उसके बाद हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। बच्चे ये ऑक्सीजन का एक गैसियस एटम है, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं। जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये एनाइन बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है इसलिए अभी एक्सोथर्मिक ही है, अभी एनर्जी रिलीज भी होगी -141 किलोजूल पर मोल। बाद में इस तरह से होगा कि जब, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऐड किया, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन वीक हो जाती है। जब अट्रैक्शन वीक होती है ना, पहले भी ऑक्सीजन के अंदर आपको पता है 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अब इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, प्रोटॉन 8 है, अट्रैक्शन कम होगी, एटम का साइज बढ़ेगा, सिकुड़ेगा नहीं बल्कि एटम का साइज एक्सपेंड करेगा, एटम का साइज बढ़ेगा। तो जब साइज बढ़ जाए तो अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो एनर्जी तो रिलीज तब होगी ना जब न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर ऐड होता है एनर्जी रिलीज भी हो रही है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो -141 किलोजूल पर मोल है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जब ऑक्सीजन के पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन हुए, अब ऑक्सीजन इस तरफ, इस टाइम ऑक्सीजन का एटम नहीं बल्कि एनाइन है, जब आप इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आप ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और एनाइन के अंदर ऐड कर रहे हो, नेगेटिव आयन के अंदर ऐड कर रहे हो। अब वो जो नेगेटिव आयन है उसका न्यूक्लियस इतनी पावर नहीं रखता जितनी पहले उसकी पावर थी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अब उसकी अट्रैक्शन कम होगी, तो एनर्जी जो है ना हमें खुद देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए।
तो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी, तो इस दफा वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में 780 किलो जूल पर मोल। ये एक्सोथर्मिक के लिए याद रखना बच्चे ये बात हमेशा, यूनी नेगेटिव आयन के लिए एक्सोथर्मिक होता है, बाद में ये एंडोथर्मिक होगा। उसके बाद आप लोग आ जाएं कि ऑक्सीजन जो एनायन फॉर्मेशन है वो रिडक्शन प्रोसेस है। तो सभी बच्चे जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। एनायन फॉर्मेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर। तो बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ही एनायन बनता है, इसलिए एनायन फॉर्मेशन एक रिडक्शन प्रोसेस है। उसके बाद साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। भाई इधर साइज बड़ा हो जाता है पेरेंट एटम से, क्यों बच्चे? ये हमारे पास 99 पिकोमीटर मैंने लिखा है, क्लोरीन का एटम है, न्यूट्रल एटम है, इसे न्यूट्रल एटम बोल लो, पेरेंट एटम बोल लो, इससे हम एनायन बनाने जा रहे हैं। ये क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सभी हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब क्लोरीन के एटम को हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो भाई पहले क्लोरीन के अंदर 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो प्रोटॉन तो 17 ही है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। अब आपको पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन उतनी नहीं रहेगी, न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 18 है तो एटम का साइज बड़ा हो जाएगा, एटम का साइज बढ़ेगा। तो अब ये एटम से एनायन बन गया ना, तो इसे हम आयनिक रेडियाई बोलेंगे। तो जो एटम था उससे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो अब ये आयन बन गया, आयन भी एनायन बन रहा है, एनायन। तो एनायन के केस में अब इसे हम बोलेंगे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन नेगेटिव वाला। तो अब ये आयनिक रेडियाई है, तो ये एटम था, इससे पेरेंट एटम ये वाला एटम है, इससे बनने वाले एनायन का साइज बड़ा होगा। क्यों बच्चे सुनो जरा, when an electron is added in the valence shell of an atom, जब किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन इज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, साइज इंक्रीज। तो जब अट्रैक्शन कम होगी तो पक्की बात है साइज इंक्रीज ही होना है। दूसरी बात आप 2-3 बातें याद रख लेना बच्चे, शील्डिंग इफेक्ट याद रखते हो, और दूसरी बात ये अट्रैक्शन के बारे में याद रखते हो, रेडियस के बारे में याद रखते हो, पीरियड में और ग्रुप में ये ट्रेंड आप लोग पढ़ रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। याद रखना जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस वक्त उस एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी अट्रैक्शन वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वीक हो जाती है। जब अट्रैक्शन वीक होती है तो साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये आयन बन गया, इसे आयनिक रेडियाई बोलेंगे। पहले इसका साइज 99 पिकोमीटर था, अब 181 पिकोमीटर हो गया है। तो बच्चे उसके बाद चार्ज, पांचवी हेडिंग है एनायन के ऊपर चार्ज कितना होगा। on an anion, charge on an anion is number of electron gained by an atom। जितने इलेक्ट्रॉन वो एटम गेन कर लेगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीजन आयन बन रहा है 2 नेगेटिव है क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है 1 है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो बच्चे अल्लाह हाफिज, आज का आपका सिर्फ इतना ही टॉपिक था, आयन और इसके 2 टाइप के टाइन और एनायन। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।